काफ़ी देर से बैठे हैं, थोड़ी गर्मी का भी एहसास हो रहा है, लेकिन कुछ सीखने के लिए थोड़ी मुसीबतें जायज़ है, क्योंकि सीखा मुसीबत से जाता है। आसानी से कोई चीज़ हासिल नहीं होती। आसानी से जो चीज़ मिल जाए वो हमने सीखा नहीं। तो फरियाद व फुगा आह वो बका करते हैं, फरियाद व फुगा आह वो बका करते हैं, जिनसे कुछ नहीं होता वो दुआ करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमको कामयाब बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। सरफराज सर को इस शेर से दावत देता हूँ कि सुना है लोग इसे आँख भर के देखते हैं, सुना है लोग इसे आँख भर के देखते हैं, सो इसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग इसे आँख भर के देखते हैं, तो इसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, यही बात है तो चलो बात करके देखते हैं। जनाब सरफराज सर। जितने भी लोग हियर एंड देयर घूम रहे हैं या जितने लोग ऑलमोस्ट बाहर चाय का मजा ले रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस आखिरी सेशन को बहुत ही डीप ब्रेन थिंकिंग और अपने एनालिटिकल जोन में रहकर सुनिए, क्योंकि अभी जो लास्ट सेशन होने वाला है इसको हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे कम्युनिटी लेवल पे, और हमारा एक ट्रांसफॉर्मेटिव इस्लाही प्रोग्राम होगा। तो जो लोग इस तरफ घूम रहे हैं, मैं थोड़ा उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि महफिल में आ जाइए और अपना टोटली तवज्जो दीजिए, क्योंकि ये एक यात्रा जर्नी चलेगी। बीइंग मुस्लिम, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। एक दर्द, एक दिल की आहट, एक दिल की सिसकियां लेने वाला प्रोग्राम रहेगा। आइसक्रीम बंद करवा, कंटिन्यू रखना, कोई अब आइसक्रीम खाते जाइए, पर मैं चाहता हूं कि आप मेरी और तवज्जो दीजिए। सो आइए मैं अपने प्रोग्राम का बिगिन करता हूं और मुझे ध्यान से सुनिए। आज जो सेशन रहेगा ये टोटली मुस्लिम कम्युनिटी में हम कहां से कहां पहुंच गए, उसको मैं चाहता हूं कि आप डीपली सुनिए। और अभी कुछ मिनटों पहले हमने जो सुना, ये हालात हमारी आ चुकी है। इसकी वजह क्या रही है, हमने क्या गलतियां की है, इसको धीरे धीरे देखने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मेरा पहला सेंटेंस ये है कि हमारी ज़्यादातर दुनियावी परेशानियां और प्रॉब्लम और दिक्कतों की वजह हमारा नहीं पढ़ना है और हमारा कम पढ़ना है। क्योंकि दुनियावी तौर पे हम जितने भी चैलेंजेस आज फेस कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि हमने अपने मुस्तकबिल को अपने ही हिसाब से डार्कनेस में लेके चले गए, एक अंधेरे की तरफ लेके गए हैं। इसकी वजह ये है कि एजुकेशनल एतबार से, एकेडमिक एतबार से स्लोली हमारा जहन इतना नकारात्मक हो चुका है, इतना मनफी हो चुका है कि हम उसकी तरफ डे टू डे गिरावट की ओर नजर आ रहे हैं। मैं आपको कुछ पास्ट में, माजी में लेके जाऊं। देयर वाज अ टाइम, एक समय हुआ करता था कि 700 सेंचुरी से 1200 सेंचुरी तक दुनिया ने सबसे ज्यादा साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, थिंकर किसी कम्युनिटी से पाए थे तो मुस्लिम कम्युनिटी से पाए थे। यानी अगर आप पास्ट हिस्ट्री में जाओगे और उसको यूट्यूब, गूगल पे सर्च करोगे तो पता चलेगा
कि दुनिया को सबसे ज्यादा साइंटिस्ट इनोवेटर हम मुसलमानों ने दिए थे। इवन पुराने जमाने की बात आपको बताऊं कि उस जमाने में जब किसी को इल्म प्राप्त करना होता, किसी को प्रोफेसर बनना उस जमाने में होता, तो लोग मुस्लिम कंट्रियों की तरफ रुख किया करते थे। इन शॉर्ट में बताना ये चाहता हूँ कि इल्मी एतबार से, एजुकेशन एतबार से हम दुनिया की कौमों के लीडर हुआ करते हैं। और आज हालात यहाँ तक आ चुका है कि लोग हमें फॉलोवर तक बनाने के लिए रेडी नहीं है। और हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम दुनियावी तौर पे नहीं पढ़ने की वजह से जागरूक हुई है। एंड स्लोली इसको समझने का ट्राई करेंगे। मैं आपको एक चित्र बताऊं कि अगर एजुकेशनल स्टडी ऑफ सर्वे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेशियो मुसलमानों का रहा है। अगर आप 10वीं का स्टडी देखते हो, 12वीं का देखते हो, तो स्टडी ये बताती है कि सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट ऑलमोस्ट मुस्लिम कम्युनिटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप पिछड़ी कम्युनिटी के अंदर देखो, हम पिछड़े हुए में भी पिछड़े हुए हैं और हालात इतने बुरे आने वाले कि आज भी हम लोग जागरूक नहीं हुए, बेदार नहीं हुए, पढ़ाई नहीं किया। तो मैं आपको जबरदस्त एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हमको वो काम करना पड़ेगा तो आज समाज की पिछड़ी कौन करती हुई नजर आ रही। कुछ मिनट पहले आपने पीसी झाला साहेब के मुंह से सुना कि સૌથી વધારે प्रॉब्लम मुस्लिम समाज में लागे छे और वो और भी ज्यादा बोलने वाले थे, पर मैं उनको देख के महसूस कर पाया कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम बहैसियती कहाँ थे, हम मुअल्लिम थे, हम लीडर थे और हम कहाँ आ चुके हैं। इसकी ज्यादातर वजह ये है, वन बाय वन मैं आपको कुछ स्टडी बताऊं और कुछ सर्वे बताऊं। आइसक्रीम वाले बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं और मैं सच्ची बताऊं, मैं डिस्टर्बन में बोलने का आदी नहीं हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप आइसक्रीम बंद करो और मैं पब्लिक को भी बोलना चाहता हूं कि खाने पीने और सोने से ऊपर हो जाए। खाना पीना सोना ये जानवरों की प्रथा भी होती है। हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। हमें अपने ब्रेन पे, जहन पे काम करना पड़ेगा और खाने पीने की लालच को भी हटा दीजिए। जैसे अभी हमारे वोरा साहब बता रहे थे, बहुत ही सही बात बताई। हम सबसे पहले नंबर पे खाने को रखते हैं, फिर एंटरटेनमेंट को रखते हैं, फिर शादी को रखते हैं और अंत में कुछ बच गया तो पढ़ाई में लगाए। मैं आपको बताऊं, हमारे पास सारी चीजों का पैसा मौजूद है, सिर्फ गरीबी हमारी पढ़ाई को लेकर है। वो लोग बोलते हैं ना कॉमेडी में कि सर जहर खाने का पैसा नहीं है। इनफैक्ट पैसा बहुत पड़ा है पर जहर खाने के लिए नहीं है। ऐसे हमारी कम्युनिटी में मैं आपको दिल की गहराई से बता रहा हूँ कि जितने बड़े बेकरीज, कैटरर्स, खाना पीना, रेस्टोरेंट, लॉरीज मुस्लिम एरिया में नजर आती है, कहीं नजर नहीं आती। मुझे अडाजन में एक भी कैटरर्स नजर नहीं आता। आज गरीबी नहीं है, मैं आपको बताऊं, हमारी मानसिक बेरोजगारी है और हमारी मानसिक गरीबी है जो हमें पढ़ाई के लिए डिपेंडिंग रखती है कि सर सारी चीजों का पैसा खुद जोड़ देंगे, इवन इंटरेस्ट से पैसा लाएंगे। हमारे स्टूडेंट मिस्टर दिनेश भाई वो मुझे बताते हैं कि साहब तुम्हें एक વાત તમને શેર કરું। હું પોતે એન્જિનિયર છું અને જે मजदूर, जिसको हम लोग मामा बोलते हैं, जो साइट वगैरह में काम करते हैं, वहाँ कुछ दिन बिताते हैं, इवन अपने बच्चों की परवरिश भी वहाँ करते हैं, उनका पर डे 700-1200 रुपीज वेजिस होता है, उनका लेबर चार्ज होता है 1200 रुपया, कुछ लोगों का 1500 रुपया, मिनिमम उनकी वाइफ का 800 रुपया आजकल चल रहा है। तो वो दिनेश भाई मुझे बताते कि साहब તમને ખબર છે 800 रुपया रोज હોય ને મહિનાનું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ ને તો 25,000 रुपया થાય છે।
ને 1000 રૂપિયા રોજ હોય ને મહિનાનું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો 30,000 રૂપિયા થાય છે, તો પણ આ લોકોની હાલત કેમ સુધરતી નથી ખબર છે સાહેબ? કેમ કે આ લોકો શાદી કરવી હોય, લગ્ન કરવા હોય તો વ્યાજથી પૈસા લાવે છે અને જેટલા પૈસા રોજ આવે છે એ વ્યાજની ચુકવણીમાં જ કર્યા કરે છે। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज हमारी मुस्लिम कम्युनिटी भी इसी एक्स्ट्रा खर्चों को लेकर, इसी एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन को लेकर और इसी एक्स्ट्रा दिखावे को लेकर सारी जगह पे पैसा जोड़ रही है। और पता ही क्यों जोड़ रही है? वहां पे हमारे इमोशन और रिलेशन जुड़े हुए हैं। पर जैसे पढ़ाई की बात आए तो अक्सर लोग बोलते हैं कि साहब पैसा मत दीजिए, आप हेल्प कीजिए। मैं आपको अभी एक बात बताना चाहता हूँ। आज से करीबन 15 दिन पहले मैं बेस्तान में गया था अपना यही इस्लाम मुस्लिमीन का फ्री प्रोग्राम करने के लिए, और जब उनसे मैंने मीटिंग किया तो अंत में वहाँ के लोग मुझे बताते हैं, ध्यान से सुनिए, कुछ कड़वी सच्चाई ध्यान से सुनिए। ये क्लास चल रहा है हमारा, कोई लेक्चर नहीं है, क्योंकि जब तक दर्द पे बात नहीं करोगे मोटिवेशन काम नहीं आएगा। मुझे सच्ची बताऊं बहुत बुरा लगा जब पीआई साहब यहाँ पे कुछ बोल रहे थे, और हमें बुरा लगना चाहिए। तो जब मैंने बेस्तान में मीटिंग किया, वहां के लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप फ्री में सेमिनार करके तो जाओगे, पर आप यहाँ पे क्लास शुरू करोगे सर? आप कुछ फंडिंग दोगे हमें? मैं जिस जगह पे एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए जा रहा हूं, दुर्व्यथा ये है, बदनसीबी ये है कि हर आदमी कुछ न कुछ फंडिंग के इंतजार में। भैया सारा पैसा शादी में लगाया, सेलिब्रेशन पे लगाया, बर्थडे पे लगाया, सिर्फ पढ़ाई का पैसा नहीं है। और वो कम्युनिटी जो दुनिया की लीडर हुआ करती थी, मैं आपको बताऊं आज हेलो, आज हमारी बात सुनने के लिए अदर कम्युनिटी रेडी नहीं है। टिफिन की लाइन हो, फ्री में फंडिंग की लाइन हो, फ्री में बुक्स बांटना हो, हर जगह मुस्लिम कम्युनिटी नजर आ रही है। इट कुड बी बेगर्स लाइन, भिखारी की लाइन हो, कहां से कहां हम आके ठहर चुके। जिसके पैगंबर ने ज़कात का सिस्टम दिया, आज वो कम्युनिटी हर जगह भिखारी बनकर नजर आ रही है। अब कभी गौर कीजिए इस बात को कि हमने शरीयत दीन के कंसेप्ट को नहीं समझ के रिवाज और रिलेशनशिप को जब प्राधान्य दिया, महत्व दिया, तो आज हमारी ये बुरी हालत हो चुकी है। और एक दो लोग अगर पढ़ भी लेंगे तो समाज में कोई इनकलाब आने वाला नहीं है। हमें बहैसियती पूरी कौम को लेकर उठना है, हमें बहैसियती पूरे के पूरे समाज को लेकर उठना है। और आज ये महाराष्ट्र समाज ने जो सेमिनार किया है, मैं इनको दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। इनके लिए जबरदस्त ताली होता है। देखो, सारे प्रोफेशन का एक आइडेंटिफिकेशन होता है। अगर इंजीनियर को पहचानना हो तो इंजीनियर का अपना एक ड्रेस कोड होता है, एक सेफ्टी शूज होता है, एक कैप होता है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाओ अपने मरीज को देखने के लिए तो डॉक्टर का अपना एक यूनिफॉर्म होता है, स्टेथोस्कोप होता है, उसके शूज होते हैं। दुर्भाग्य से आज अदर कौम मुसलमानों की कुछ आइडेंटिफिकेशन बना के बैठी है, जैसे रात को देर भर तक जागना, चाय के गल्ले पे, चाय की दुकान पे फालतू की बकवास पूरी पूरी रात करना, मोहल्ले के बीच में गाली गलौज करना, या जाला साहब बता रहे थे रिलेशनशिप प्रॉब्लम, गंदगी का प्रॉब्लम, हाइजीनिक का प्रॉब्लम, ये सारे के सारे सोशल इश्यूज आज हमारे हो चुके हैं। तो लोग हमें देख के क्या इंस्पायर हो गए? क्योंकि लोग किताब पढ़ने नहीं जाएंगे, लोग आपके किरदार को देखेंगे, लोग आपकी सोसाइटी को देखेंगे। और अभी ये प्रोग्राम खत्म होगा तो कुछ लोग बोलेंगे सारी चीजें इस्लाम में मौजूद है,
इस्लाम में सारी चीजें मौजूद है, हमारे किरदार में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में ये चीज झलक नहीं रही है। और जब झलक नहीं रही है तो लोग हमें टारगेट बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज हमारी आइडेंटिफिकेशन इतना डाउनफॉल में आ रहा है। इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट जो मनमोहन ने एक जमाने में बनाया था, लीस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी इज अ मुस्लिम। बहुत कम पढ़ने वाली कोई कम्युनिटी हो, इट इज अ मुस्लिम कम्युनिटी। एंड बैकवर्ड एग्जिस्टर इज बैकवर्ड सोसाइटी, पिछड़े तबके में भी पिछड़ा हुआ कोई समाज हो तो मुस्लिम कम्युनिटी है। नेक्स्ट पीपीटी की ओर हम समझते हैं, पहले हम खुद फेथफुल सिचुएशन में थे, इस बात को समझना भी जरूरी है। आज हम पोस्टमार्टम करेंगे, बुरा लगे तो मुझे माफ करना। पहले हमारी श्रद्धा की लोग कसम खाते थे, आज इसी इंडिया में हम फियरफुल, भयभीत और डरावनी सिचुएशन में जी रहे हैं। चाहे एजुकेशन का एतबार हो, इकोनॉमिक हो, सोसाइटी हो, हर जगह मुसलमानों का डाउनफॉल नजर आ रहा है। एक जमाना वो हुआ करता था कि अगर किसी को फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना हो तो मगन भाई कहता था और अब्दुल रजाक भाई ने आपी दो गल्लो, તમારી ચોરી થશે જ નહીં। मुसलमान એટલે પાક્કો, ₹1 અહીંયાથી અહીંયા કરશે જ नहीं। आज वो ट्रस्ट, श्रद्धा, ये चीज भी ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दी है। सोसाइटी के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, फाइनेंस के एतबार से हर जगह हमारा डाउनफॉल नजर आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको समझने का ट्राई करेंगे। तो आज हम खुद फियरफुल सिचुएशन में आ चुके हैं, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले जब हम बच्चे थे तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने कुछ मान्यता हमारे दिमाग में डाली हुई थी, जिसका नतीजा और जिसका फ्रूट आज हम देख पा रहे हैं। ये पीपीटी पूरे समाज का एक चित्रण है। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से देखिए। जब हम बच्चे थे तो हमारे बड़ों ने कुछ मीथ, कुछ मिथ्या, कुछ दंभ और कुछ नेगेटिविटी हमारे जहन में डाल दिया। जिसमें पहला नेगेटिविटी डाला था कि दीनी वर्सेस दुनियावी एजुकेशन। ये दीन का एजुकेशन है, ये दुनिया का एजुकेशन है। डेफिनेटली दीन का एजुकेशन अलग है, दुनिया का एजुकेशन अलग है। बट आज तक हम इसको 100% क्लियर समझ नहीं पाए। और जो बंदा कंफ्यूज होता है वो कौन से रास्ते पे जाना एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाता है। मैं आपको दोनों व्याख्या और डेफिनेशन आज क्लियर करना चाहता हूं। अब ध्यान से सुनिए, दीनी एजुकेशन, दुनियावी एजुकेशन किसको कहते हैं? अल्लाह को रब मानकर, सारे मेरी ओर तवज्जो दे, पब्लिक आए के जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इधर ध्यान दो, यहाँ हम कोई लेक्चर सुनने नहीं आए, कुछ सीखना है। और मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र मुस्लिम समाज ने जो खर्चा किया है, ये आए और गए, ये नहीं होना चाहिए। जब तक आपका जहन, थिंकिंग प्रोसेस बदलेगा नहीं, सोसाइटी में इंकलाब नहीं आए। कितने भी सेमिनार कर दो, कुछ भी कर दो, ध्यान से बात को समझने की जरूरत है। दीनी वर्सेस दुनियावी एजुकेशन, अल्लाह को रब मानकर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानकर जो भी इल्म हम हलाल रास्ते में बेहतरी के लिए प्राप्त करते हैं, वो दीनी इल्म है। आई वुड लाइक टू गिव द एग्जांपल। दीनी इल्म उसको कहते हैं जो इल्म नफे वाला हो, इल्म नाफे हो, इल्म हक हो, और वो इल्म हो जो आपकी दुनिया भी बेहतर बनाए और मरने के बाद आखिरत भी बेहतर करे। अगर आप दुनिया में बढ़िया पढ़ाई करके, जैसे पहले के स्पीकर बता रहे थे कि आप डॉक्टर बन जाते हो और आपका नीयत समाज की, कम्युनिटी की सेवा करना होता है, खिदमत करना होता है, चाहे वो पूरा ह्यूमैनिटी का हो या कम्युनिटी का हो, और उसकी हेल्प की नीयत से आप कोई नॉलेज और ज्ञान को प्राप्त करते हो, तो वो इल्म नाफे हो जाता है। यानी पूरा के पूरा इल्म लेने का कॉन्सेप्ट
नीयत और अकाइद पे मौजूद है। डेफिनेटली हम अपनी दुआओं में भी इसी को याद करते हैं। अब अपनी दुआओं पे गौर कीजिए कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसना, या अल्लाह हमारी दुनिया को बेहतर फरमा और मरने के बाद आखिरत को भी बेहतर फरमा। यहाँ मुझे ये समझ में आया कि दुनिया में जितने साल भी हम जीवित रहे, जिंदा रहे, चाहे वो 50 हो, 60 हो के 70 हो, उसमें हमने जो भी किया उसका नतीजा मरने के बाद मिलने वाला है। यानी दुनिया हो गई जो दारुल अमल हो गया, और एक मरने के बाद वाली हकीकी जिंदगी हो गई। इस दुनिया के अंदर आपने जो भी प्रॉफिटेबल, फ्रूटफुल और नफे वाला इल्म लिया, और आपको भी नफा पहुंचा, फैमिली को भी पहुंचा, और कम्युनिटी, समाज, देश और पूरे मानव जात को नफा पहुंचा, तो वो इल्म नाफे हो चुका। और वो इल्म जिसमें आपकी नीयत गड़बड़ा गई और आपका फोकस पूरा के पूरा सेल्फिशनेस पे आ गया, तो समाज को भी कोई फायदा नहीं हुआ, खुद को भी कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ मी, माई सेल्फ और माई फैमिली चलता रहा। हमारे बड़ों ने एग्जैक्ट ये दुनियावी नॉलेज है, ये दीनी नॉलेज है, ऐसे कर करके जब 2 डिपार्टमेंट किए तो हम कंफ्यूज हो गए। कहाँ तो हम दीनी मामले में आगे बढ़ गए और दुनिया में पछात रह गए। मैं कहने की ये बात बता रहा हूँ कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है। आज रोबोट उन लोगों के लिए भी चैलेंज है जिन लोगों ने इसका इनोवेशन किया। आप न्यूज को पढ़िए, मीडिया को समझिए। आने वाले जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी मानव जात के लिए एक चैलेंज के रूप में आने वाला है। और आज तक अभी हम उसी बात में उलझे हुए हैं कि इल्म लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अक्सर लोग मुझे आके पूछते हैं, सर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। जिस उम्मत के रसूल ने माँ की गोद से लेकर कब्र तक का हुक्म दिया हो कि तुम्हें इल्म लेना है, माँ की गोद से लेकर कब्र तक, वो उम्मत एजुकेशनल मोटिवेशनल सेमिनार करेगी, ये अफसोस की बात है। और कोई आके हमें कहे कि तुमने पढ़ना चाहिए, जिसके पैगंबर ने इल्म को फर्ज कहा, सद अफसोस हजार अफसोस, हमें उसके मोटिवेशन के लिए सेमिनार रखना पड़ता है। क्योंकि हमारे बड़ों ने कुछ गलती किया, मुझे माफ कीजिए, ये जो गलती हुआ, आज हमें आलिम की भी जरूरत है और विद हमें डॉक्टर की भी जरूरत है। आज हमें दीनदार की भी जरूरत है और हमें इंजीनियर की भी जरूरत है। मैं फीमेल को भी प्रश्न करना चाहूंगा कि अक्सर आप हॉस्पिटल में जाकर देखिए, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन सी कम्युनिटी की महिलाएं ज्यादा बैठी हुई नजर आती है हॉस्पिटल में। आज हमारे पास फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी नहीं है तो उसका कोई नंबर नहीं है, इसमें भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा। यानी दुनिया में वो जरूरत जिससे एक इंसान का दुनिया में आगमन होता है, उसकी पढ़ाई भी हम नहीं करते। आज हमारे पास इंजीनियर नहीं। दुर्भाग्य ये है कि सबसे ज्यादा बेगुनाह प्रिजन के अंदर, जेलों के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पड़े हैं, क्योंकि हमारे पास बेस्ट एडवोकेट नहीं है। इवन जो बंदा अंदर गया है उसको फॉर्म भरना भी नहीं आता है। आज मॉर्निंग की बात मैं आपको बताऊं, मैं मोती टॉकीज एरिया में कुछ स्नैक्स लेने गया था, नाश्ता लेने गया था। एक चाचा कम पढ़े लिखे आए, काफी और भी लोग वहां पे खड़े थे। चाचा ने जो बातचीत किया तो वो जो दुकानदार था उसने इतना रूड बिहेवियर किया ना चाचा के साथ, तो मैं देख रहा था कि आज वो कौम जो दुनिया की इल्मी एतबार से लीडर थी, आज उससे लोग अच्छा बिहेवियर भी नहीं कर रहे। मैं बैंक में जाता हूं, हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है। अब स्कूल सिस्टम में जाइए, हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है। आज हमने पढ़ना छोड़ दिया तो दुनिया ने हमारी और अच्छाइयों को स्वीकार करना ही छोड़ दिया।
क्योंकि दुनिया में रिप्रेजेंट होना हो तो पढ़ाई को ही फ्रंट में रखना पड़ेगा। अब प्रोफेसर तो बनिए, आप अपना कंपनी तो शुरू कीजिए, आप पीआई तो बनिए, तब तो अपनी बात रख पाओगे। बात रखने के लिए 2 फीट ऊपर खड़े रहना पड़ता है, और जब बंदा 2 फीट ऊपर चला जाता है तो 1000 लोगों तक बात जाता है। जब दुनिया का छोटा सा होल 2 फीट की ऊंचाई से हजारों लोगों को सुनने के लिए रेडी करता है, तो जब इल्म से आरास्ता हो जाओगे तो क्या दुनिया आपको स्वीकार नहीं करेगी? डेफिनेटली करेगी। हमारी बहुत सारी अच्छाइयां हैं जो न पढ़ने की वजह से वो सारी अच्छाइयों पे पर्दे लग चुके हैं। इसकी पहली वजह हमें क्लियर करना पड़ेगा that we should be balanced between दीनी एंड दुनियावी एजुकेशन। हमें वो सारा ज्ञान लेना है, हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेना है, हमें डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान लेना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिर्फ अपने ईमानियत को संभाल कर। मैं पब्लिकली कुछ बात नहीं कहना चाहता हूं। आप देखिए, जब हमने किसी एक चीज पे जोर दिया तो दूसरी चीज छोड़ गई, और जब यहाँ पे जोर दिया तो यहाँ हमारा वकार खत्म हो गया, और जब यहाँ पे जोर दिया तो ये चीज जब हमने नहीं दी, उसका परिणाम भी आज हिंदुस्तान भुगत रहा है। बात को समझो, तरबियत घर से होती है, एकेडमिक पढ़ाई स्कूल से होती है। यहाँ हजरत अली का एक ही कॉल मुझे याद आ रहा है, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा है कि इल्म, नॉलेज, ज्ञान आने वाले जमाने को ध्यान में रखते हुए लोग, यानी आज 2023 में चर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चल रही है, चैट जीपीटी की चल रही है, रोबोट की चल रही है। हजरत अली फरमा रहे हैं कि आने वाले जमाने को ध्यान में रखते हुए नॉलेज लो, पर तहजीब, किरदार अपने बुजुर्गों का लो। यानी जब किरदार की बात आएगी, तहजीब की बात आएगी तो हम पीछे मुड़ जाएंगे, और जब नॉलेज की बात आएगी तो हम जमाने के उस्ताद होते हुए नजर आएंगे। इस सारी चीजों को बैलेंस करना है। दूसरा एक अलमिया ये है कि हमें जॉब कहाँ मिलती है। मैं आपको बताऊं, क्या सिर्फ पढ़ाई जॉब के लिए करोगे? क्या आपको बेटर लाइफस्टाइल नहीं चाहिए? क्या आपको बाशऊर जिंदगी नहीं चाहिए? क्या आपकी सोसाइटी बढ़िया हो और लोगों के लिए एग्जाम्पल बने, ऐसा आप नहीं चाहते हो? सिर्फ पढ़ाई को जॉब से कनेक्ट करोगे? क्या बेरोजगारी सिर्फ मुसलमानों का प्रॉब्लम है? आप रिपोर्ट उठाइए, एजुकेशनल बेरोजगारी सारी कम्युनिटी का प्रॉब्लम है। अगर हमारा प्रॉब्लम है तो अदर का भी प्रॉब्लम है, पर उन्होंने उसको बहाना नहीं बताया। हमें अपने टैलेंट को, स्किल्स को प्लस करना है और अपने जहन को बदलिए। अगर जॉब नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है, हम खुद की कंपनी शुरू करेंगे, हम स्टार्टअप शुरू करेंगे। और ये मेरे भाइयों जहन क्यों नहीं बनाते कि मैं आने वाले जमाने में 500 लोगों को रोजगारी दूंगा। इस बात को थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने तिजारत को इबादत का मकाम दिया है, और हम चिपके हुए हैं सर नौकरी नहीं मरती। तो क्या आपकी इतनी सोची छोटी सोच हो गई कि सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ेंगे? क्या आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएंगे नहीं? क्या आपकी सोच की वसी नहीं करेंगे? क्या आपके जीवन को बेहतर नहीं करेंगे? हमें सारी चीजें करनी है। इट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज नॉट वेस्ट ऑफ मनी। एजुकेशनल मनी इज अ इन्वेस्टमेंट। मैं पिछले 12 सालों से 7000 लोगों को प्रैक्टिकल बताने के, पढ़ाने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पढ़ाई शाम को या कल हमें फायदा नहीं देती है। मेरे सूत्रों को ध्यान से समझिए। जितने भी बंदे या बंदियां पढ़ती है, पढ़ाई हमें शाम को
या कल फायदा नहीं देती है, बट डेफिनेटली फ्यूचर में फायदा देती है। अब ध्यान से सुनिए, जहालत हमें शाम को नुकसान नहीं पहुंचाती, अनपढ़ रहना आपको रातों रात नुकसान नहीं पहुंचाता है, कुछ बरसों के बाद नुकसान पहुंचाता है। ये जितने भी लोग अपने जीवन में कहीं पहुंचे, उन्होंने एक लंबी सोच लगाई थी, और पढ़ाई एक लंबी सोच का नाम है। झाला साहब वही बता रहे थे कि गोल होना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारी कम्युनिटी का कोई गोल नहीं है। हमारे एक ही गोल है, ओनली फंक्शन। हमारे एक दोस्त मजाक मजाक में मुझे कहते हैं कि सर, अपनी कम्युनिटी में किसी भी चीज का गोल सेटिंग नहीं है, ना करियर का गोल सेटिंग है, ना स्टार्टअप करना है, ना कम्युनिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। किसी चीज में हम प्लानिंग नहीं करते, सारी चीजें अल्लाह तवक्कल। पर एक चीज का जबरदस्त प्लान करते हैं, शादी का। क्योंकि लड़कियां 2 साल पहले रेडी हो जाती है। इवन जब हमारे ट्यूशन क्लास में आती है तो बोलती सर मैं 8 दिन नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि शादी का शॉपिंग चालू है। शादी उसका होगा 6 महीने बाद। हमने एक दिन के फंक्शन को लेकर 6 महीना तैयारी किया, बट शादी के बाद जीवन कैसे चलाना उसकी ना तरबियत दिया है, ना अखलाक दिया है, ना एजुकेशन दिया है। फिर वही हमारी लड़की जो बेचारी गई थी, प्रॉब्लम की शिकार होती है, फिर वापस आती है। क्योंकि हमने तो उसको टीवी दिया था, हमने उसको 50,000 का एसी दिया था, और जब हस्बैंड से झगड़ा होता है तो टीवी उसको बीच में बचाता है, क्योंकि पिताजी ने उसको टीवी दिया है। जब सासू से झगड़ा होता है तो उसका एसी उसको बचाता है। भैया, आपको एसी नहीं बचाता है, आपका इल्म बचाता है। हजरत अली के कौल को याद रखिए। हजरत अली ने कहा है कि इल्म तेरी हिफाजत करेगा और माल की हिफाजत तुझे करना पड़ेगा। इल्म आपका मुहाफिज है। हमने हमारे रक्षक को छोड़ दिया तो दुनिया ने हमें छोड़ दिया। इवन हमारी बातें सुनने के लिए रेडी नहीं है, हमें चेहरा नीचे रख के सब कुछ सुनना पड़ता है। यू नो भाई, अभी सेशन जैसे जैसे आगे में बढ़ेगा तो समझाऊंगा हमने क्या गलती किया। तीसरा गलती हमने ये किया कि हमें कहाँ प्रमोशन मिलता है। भैया, प्रमोशन हमें मिलता है, लोग हमें राष्ट्रपति बना देते हैं। हाँ, इंडिया का फर्स्ट सिटीजन एपीजे कलाम को बना दिया गया था। आज भी आप जरूरत बन जाओ तो दुनिया आपको ताज दे देगी। और अफसोस की बात बताऊं, आज हम बोझ बन गए हैं। हिंदुस्तान में आज हम बोझ बन गए। एक घर में मान लो 2 लोग अर्निंग कर रहे हो और एक बूढ़े चाचा हो, जो चाचा घर में सिर्फ और सिर्फ टॉन्ट करते रहते हो, कमाते धमाते नहीं हो, घर में डिस्टर्बेंस पैदा करते हो। अखलाक और कैरेक्टर के हिसाब से हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, पर इतना तो कहेंगे कि चाचा घर में बोझ बने। आज हम बोझ बन गए। हमें बोझ बनने से हटकर जरूरत बनना पड़ेगा। वो जरूरत कि जो आपके बिना पूरी ना हो, और उसके लिए हथियार आएगा एजुकेशन। We have to again shift our mindset from celebration to education, from entertainment to education. Again वो जरूरत है। और आज के ये दौर में एजुकेशन के बिना आप अपनी बात को पहुंचा नहीं सकते हो, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में आ गए। तो हमारी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। मोर एजुकेशन कैन मेक अस एस्ट्रे। ज़्यादा पढ़ने से आदमी आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है। ऐसा भी कुछ समाज में मान्यता में देखता रहता हूँ कि ज़्यादा पढ़ाने का नहीं, वरना बंदा गुमराह हो जाता है। मैं आपको बताऊं, ध्यान से अपने ब्रेन को शामिल रखिए, सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा। कोई गुमराह नहीं होता है। अगर दीनी तालीम मौजूद हो
और सही से इस्लाम का नॉलेज हो और यहां से पढ़ने के लिए आप फॉरेन चले जाओ तो वापस लौट के आप अल्लामा इकबाल बन जाते। अल्लामा इकबाल तभी जन्म लेता है जब वो कुरान को पढ़ेगा और फिर यूरोप कंट्री का सफर करेगा। मुझे कभी कभी अफसोस रहता है कि तालीम याफ्ता आदमी अपने बच्चों को लेकर इतना क्यों डर रहा है कि सर मेरा बच्चा कॉलेज जाएगा तो बिगड़ जाएगा। इसका मतलब अपने नमूने पे ही उसको विश्वास नहीं है। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि अपना बच्चा कॉलेज गया तो वहां सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब इतना खौफ क्यों कर रहे हो? पता है क्यों? क्योंकि हमने किसी चीज में कमी की है। जब कमी मुझ में होती है तो मेरे पिताजी को मुझ पर विश्वास नहीं होता है, और जब मुझ में विश्वास होता है तो फिर मैं सीना चीर के आगे बढ़ता हूँ, इवन हजारों लोगों को इंस्पायर करता हूँ। इंसान की क्वालिटी उसी को कहा जाता है जब वो दूसरों को प्रभावित करता है। अगर आप दूसरों को प्रभावित नहीं करते हो, मुतासिर नहीं करते हो, तो आपका कोई क्वालिटी आपने पहचाना नहीं है। तो ये सारी चीजों को मिटाइए, और अगर ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो मैं आपको बताऊं, समाज के जितने भी सीरियस लोग, इट कुड बी आवर खलील सर और जितने भी महाराष्ट्र मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये इस प्रकार के सेमिनार को कर रहे हैं, पर हकीकतन ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। हमने जब पैदा किया तो तरबियत करना, उनके माइंडसेट को सही करना और उनके जीवन में सही ज्ञान लाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, टाइम ज़्यादा हो रहा है। लास्ट में एक्चुअल इल्म और नॉलेज किसको कहते हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। तो आइए, कुरान हमें क्या कहता है। मुझे लगता है इस टाइप के प्रोग्राम की जरूरत है। मैं अक्सर प्रोग्राम में जाता हूँ, एक तरफ झोल होता है और उस तरफ फिर झोल नहीं होता। आज आप बैलेंस बात सीखो। कुरान का पहला वर्ड इकरा है। ये पढ़िए, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, आप पढ़िए अपने रब के नाम से। यानी जब दीन को शुमार करके आप पढ़ते हो तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते। जिस पैगंबर पे किताब का आगमन हुआ और जो कुरान रसूलुल्लाह पे नाजिल हुई, कभी गौर करिए पहला हुक्म क्या आया, पढ़िए। और आज हम इसके सेमिनार कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि जिस कौम का पहला वर्ड इकरा हो, उसको एजुकेशन, मोटिवेशन, करियर गाइडलाइन के प्रोग्राम। जितना भी नॉलेज है ये हमारे जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलाम की ही प्रॉपर्टी है। यहाँ पे रसूलुल्लाह की और एक हदीस मुझे याद आ रही है कि जो भी इल्म तुम्हें किसी से मिले वो फौरन ले लो, ये तुम्हारा खोया हुआ खजाना है। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहा है, हम ले लेंगे। कोई हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे रहा है, हम ले लेंगे। सारा ही इल्म हमारा है। कोई हमें कहे कि मैं कुरान નું ચિંતન કર્યું, मनन કર્યું અને એમાં मैं વાંચ્યું कि पहलो वर्ड જ इकरा છે અને તમે पढ़ता नहीं, तो कितना बुरा लगेगा। अब सोचो, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। आपको लगता है कि नहीं लगता है, मुझे पता नहीं, पर कोई मुझे अपनी बात बताए ये बहुत बुरा लगता है। जिसकी आसमानी पहली किताब का पहला वर्ड कुरान हो, वो कौन? अब रसूलुल्लाह को कौन को दीजिए। जब अल्लाह के रसूल का दौरे हाजिरा था तो 17 लोग पढ़े लिखे थे, 17 अफराद वर एजुकेटेड। और जब इस दुनिया से पर्दा किया तो 1 लाख से ज्यादा लोग एजुकेटेड हो चुके थे। दुनियावी लैंग्वेज में मैं कहूँ ना तो 100% लिटरेसी रसूल अल्लाह ने स्टार्ट कर दी थी।
इस बात पे ताली हो जाए। कहाँ 17 लोग और 23 साल में 1 लाख से ज्यादा लोगों को पढ़ा दिया। इवन फतेह मक्का के जब मौके पे जब अदर कम्युनिटी आई और उनको जब रिहाई करना था तो अल्लाह के रसूल ने कहा जो जिस प्रकार का नॉलेज जानता है, जो जिस प्रकार की स्किल जानता है, वो दूसरों को सिखा दे। तो क्या जो दूसरों से हम सीख रहे थे उस जमाने में सहाबा इकराम, क्या वो दीनी इल्म था? नहीं, जो अदर लोग जानते थे वो कुछ और था। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम एक दूसरे को सिखा दो और यही तुम्हारा फिदिया है, यही तुम्हारी लगान है और इसी से तुम आजाद हो। अब यह बात को गौर कीजिए, जिस इल्म को सिखाने पे हमारे पैगंबर ने अदर को रिया कर दिया, आजाद कर दिया, आज हम जब नहीं पढ़े तो दुनिया ने हमें कैद कर दिया। अगर आज भी रिहाई चाहते हो, रियली फ्रीडम चाहते हो, कॉन्फिडेंस चाहते हो, तो हमें बैलेंस ऑफ एजुकेशन को समझना पड़ेगा। और बहुत सारे दुनियावी थिंकर ने भी इल्म की बात कही, चाणक्य ने भी कहा, आइंस्टाइन ने भी कहा, सोक्रेटिस ने भी कहा। चाणक्य ने कहा कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा ही दहाड़ेगा, जो भी उसको प्राप्त करेगा वो हक के लिए आवाज उठाएगा ही उठाएगा। जहालत अंधेरा है और इल्म एक रोशनी है, और जो आदमी जितना जाहिल रहता है वो खुद अंधेरे में रहता है, उसको जीवन की और भी सिस्टम का समझ में नहीं आता है। लाइफ के बहुत सारे पहलू होते हैं, रिलेशनशिप एरिया, हेल्थ एरिया, सोसाइटी एरिया, स्पिरिचुअल एरिया, एंड देयर आर सो मेनी एरियाज। वो एरिया की समझ तब आएगी जब आप कुछ ज्ञान प्राप्त करोगे और अपने आप को माली तौर पे रिलैक्स कर दोगे। मैं आपको बताऊं, 90% लोगों का प्रॉब्लम मनी रहता है, सर पैसा नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, जहालत गरीबी की बहन है। सूरत के, मैं ओपनली नहीं बोलना चाहूंगा, जो एरिया में जाहिलियत ज्यादा होगी वहां गरीबी दिखी जाएगी, और जहां पढ़े लिखे लोग होंगे वहां आप देखना फाइनेंशियल सोसाइटी बढ़िया होगी। यह हमें सोचने की जरूरत है। एक पीढ़ी को, एक जनरेशन को कुर्बानी देनी पड़ेगी तो नेक्स्ट जनरेशन उसका फायदा उठाएगी। हमें अपने लाइफ में कुछ ऐसे बीज भी बोने चाहिए जिसके फ्रूट हम नहीं खा सकते और हमें खाने भी नहीं है। हमारे आने वाली जनरेशन उस बीज को खाएगी। हमें हमारी सोसाइटी में एजुकेशन की अवेयरनेस चलानी चाहिए, जहन को क्लियर करने की अवेयरनेस चलानी चाहिए। और जितनी नेगेटिविटी आ रही है, इट कुड बी एडिक्शन, गेम खेलना हो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, इस पे अवेयरनेस चलाने की जरूरत है। थोड़ा फंक्शन को कम करने की जरूरत है। लास्ट में एक जबरदस्त मैं कंटेंट आपके सामने रखता हूँ। वर्ल्ड हैज चेंज, दुनिया बदल चुकी है। अब 10 मिनट थोड़ा तवज्जो से मुझे झेलना। आज हर जगह इस्लाही प्रोग्राम हो रहा है, हर जुमा के दिन भी प्रोग्राम हो रहा है, मस्जिद में बयानात भी हो रहे हैं, आलिम वगैरह भी काम कर रहे हैं, समाज में माँ बाप भी काम कर रहे हैं। और मसला ये है कि सब इनकलाब आ नहीं रहा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले टेक्नोलॉजी बाहर थी, रिलेशनशिप अंदर था। टेक्नोलॉजी घर के बाहर थी, मोबाइल घर के बाहर था, टीवी घर के बाहर था, इंटरनेट घर के बाहर था। घर में मोहब्बत मौजूद थी, इखलास मौजूद था, टुगेदरनेस मौजूद था, भाइयों में झगड़े नहीं हो रहे थे, घर के प्रॉब्लम नहीं थे। एडिक्शन तो मेरे जीवन में कभी सुना नहीं था। डिप्रेशन वर्ड में 3 साल से सुन रहा हूँ। न डिप्रेशन था, न प्रॉब्लम थी, न रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रहा था, न तरबियत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी बाहर थी, मोहब्बत अंदर थी।
जिस दिन से 2007 के बाद जैसे ही स्मार्टफोन इस दुनिया में आए तो टेक्नोलॉजी घर के अंदर आ गई, इंटरनेट घर के अंदर आ गया, रिलेशनशिप बाहर चली गई, मोहब्बत चली गई, इखलास चला गया, बच्चे कंट्रोल के बाहर चले गए, मोहब्बत चली गई, हस्बैंड वाइफ में दरार हो गई, भाई में दरार आ गई, क्योंकि घर में इंटरनेट आ गया, घर में मोबाइल आ गया, टेक्नोलॉजी ने घर में एंटर कर दिया। अब टेक्नोलॉजी घर में नहीं है, आपके बेडरूम में है। और बिना ये सॉल्यूशन, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं, आप कुछ भी कर लो, जब तक ये समझ नहीं आएगी तब तक लंबे टाइम तक करियर में फोकस नहीं होगा। हर घर की एक ही समस्या है कि सर बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। एक भाई साहब आके मुझे बोलते हैं कि सर मेरे 3.5 साल की लड़की है, 3 घंटे मोबाइल देख रही है। तो मैंने उसको एक सवाल किया, ध्यान से सुनिए, कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। 3.5 साल की लड़की इनकम कहाँ से लाई? बोले सर मैं ही लाया हूँ मोबाइल, मैंने उसे गिफ्ट दिया है। मोबाइल को घर में हम लाए हैं। अब मैं आपको बताऊं, मोबाइल को कैसे यूज करना ये हमने नहीं बताया। मोबाइल में 3 डिपार्टमेंट है, इसको ध्यान से समझिए। वन इज द इंफॉर्मेटिव पार्ट, वन इज द कम्युनिकेशन पार्ट एंड वन इज द एंटरटेनमेंट पार्ट। 2007 के पहले जो पुराना 3315 नोकिया मोबाइल था, जिसको हम डब्बा फोन कह रहे थे, उसमें एक ही फंक्शन हुआ करता था, एंड दैट इज अबाउट कम्युनिकेशन। और बहुत अच्छा दुनिया में खोज हुई, जबरदस्त खोज हुई। मेरी क्लास में जब कोई स्टूडेंट आता और फोन करता कि अब्बा मैं क्लास पे आ गया हूँ, लड़की बोलती थी कि अब्बा मैं सही सलामत क्लास पे आ चुकी हूँ, आप फिक्र मत करना। उसने कम्युनिकेशन किया, बहुत ही अच्छी खोज हुई, सैल्यूट करना चाहिए मोबाइल वाले। पर 2007 के बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये बताता है कि दुनिया में हैप्पीनेस घट रही है जब से स्मार्टफोन आया। ध्यान से सुनिए, पता है क्योंकि वो 2 चीज लेकर आया, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। इंफॉर्मेशन तक भी सही था क्योंकि दुनिया की सारी माहिती हमें पता चल गई गूगल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। इधर ध्यान दो, गिफ्ट पे निगाह पहले जाए, खाने पीने से ऊपर उठे ही नहीं है। और जब तक खाने पीने से ऊपर उठोगे नहीं, तब तक नफसानी ख्वाहिश के ऊपर नहीं जाओगे, तब तक रूहानियत की बात भी समझ में नहीं आएगी। इस कौम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ज्यादा खाना भी है, क्योंकि बुद्धि में समझ में नहीं आता। तो थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, सबको गिफ्ट मिलेगा कंफर्म। इधर देखिए, इधर देखिए, बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए खुद माँ बाप जिम्मेदार है। उन्हें फिजिकल गेम के लिए प्रेरित कीजिए। पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट वाज अ स्पोर्ट्स, क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, बच्चों के साथ प्रैक्टिकल गेम खेलना। आजकल इंटरटेनमेंट हम सिर्फ गेम और रील्स पे कर रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि धीरे धीरे बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं। मैं अपने सेशन को आई थिंक खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा। कंटिन्यू रखूँ, खत्म करूँ? एंटरटेनमेंट जितना लंबा चलता है, थोड़ा साइंटिफिक बात है बट समझ में आ गई ना, तो हमारी जितनी माँ बहनें और जितने भी फीमेल बेटे हैं, अगर इन्होंने बच्चों से स्मार्टफोन कंट्रोल कर लिया तो डेफिनेटली वो डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे और आईपीएस भी बनेंगे। आज सारे फसाद की जड़ स्मार्टफोन है। इन्हें 50 क्राइम पेट्रोल देखा होगा, सारे के सारे क्राइम पेट्रोल में अंत मोबाइल की लिस्ट से ही आता है। तो समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, रील्स हो या गेमिंग हो या शॉर्ट टर्म प्लेजर हो, आनंद हो,
जब आदमी बार बार वो आनंद लेता है, रील्स देखता है, कॉमेडी देखता है, तो उसके ब्रेन में एक प्लेजर लूप बनने लगता है, एक साइकिल बनने लगती है और उसके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे उसको मजा आता है। नेक्स्ट दिन भी वो मोबाइल लेता है तो एक प्लेजर लूप बन जाता है। अब क्या होता है कि उसको नेक्स्ट डे डबल डोज चाहिए होता है एंटरटेनमेंट के लिए। इसलिए हमारे छोटे छोटे बच्चे, मैंने देखा है 2 साल के बच्चे भी मोबाइल ले लो तो वो जबरदस्त तरीके से चिल्लाते। तो सबसे पहले बच्चों में कम्युनिकेशन को समझाओ, एंटरटेनमेंट के लिए प्रैक्टिकल उसको बात बताओ और एडिक्शन से बचाओ। जो एडिक्शन हमें ड्रग्स, गांजा और हेरोइन लेने में होता है और जिस प्रकार का केमिकल रिलीज होता है, ध्यान दीजिए, अभी जो झाला साहब बता रहे हैं ड्रग्स बहुत चल रहा है। ड्रग्स क्यों करना पता है? क्योंकि हैप्पीनेस मिलता है। मैंने 2 ड्रग्स एडिक्ट का 5-5 घंटा इंटरव्यू लिया और जब उनकी बहुत गहराई से मैंने बातचीत किया, वो बोलते सब जब एडिक्शन करते हैं ना तो जश्न बहारा में चले जाते हैं, मजा आता है सर। मोबाइल में वही केमिकल रिलीज हो रहा है जो ड्रग्स, हेरोइन के वक्त केमिकल ब्रेन में रिलीज हो रहा है, वो मोबाइल की गेमिंग रील्स के वक्त हो रहा है। पर दुर्भाग्य ये है कि इसको कभी कोई वालिद बुरा नहीं मानता है। ड्रग्स को सारे लोग बुरा मानते हैं, समाज के लोग भी बुरा मानते हैं, शराब को बुरा मानते हैं, इस एडिक्शन को बुरा नहीं मानते। मैं 2-3 मेरे लोगों को जानता हूँ जिसको बकायदा नशा केंद्र में रखा गया था। मोबाइल कंटिन्यू चलाने के बाद उसको फिजिकल प्रॉब्लम आया, उसको गुनूद की तारी हो जाती है, बार बार अंधेरा आ जाता है, किसी काम में मजा नहीं आता है, गेमिंग का इतना एडिक्शन हो जाता है, तो आने वाली जनरेशन रियल लाइफ में कुछ करेगी ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जो बच्चे गेम में ज्यादा लेवल पार करते हैं उनको वो केमिकल रिलीज होता है जो केमिकल दुनिया में कुछ अचीव करने पे होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी कुछ बच्चों को यहाँ पे इनाम मिलेगा और बच्चे यहाँ आएंगे, ये जो मेमोरी बनेगा ना, ये इनको 20 साल बाद भी याद रहेगा कि आज से 20 साल पहले 2023 में मैं फला कम्युनिटी हॉल में गया था तो मुझे सबके बीच में अवार्ड दिया गया। ऐसा मेमोरी बनेगा। जो बच्चे कंटिन्यू गेम खेल रहे हैं उनको वो मेमोरी गेम खेलते वक्त बन रहा है, इस वजह से पढ़ाई उसको बोरिंग लगता है क्योंकि केमिकल रिलीज हो चुका है। और पुराने जमाने में केमिकल रिलीज नहीं हो रहा था, इस वजह से धंधा हो, पढ़ाई हो, अचीवमेंट करने का मजा आता है। जितने भी सक्सेसफुल फादर है ना, वो अक्सर एक कंप्लेंट करते हैं, सर लड़के में वो जुनून नहीं है, लड़का काम धंधा नहीं करता, सर लड़का मेरी तरह भाग नहीं रहा है। कहां से भागेगा? आपने 30,000 का एप्पल फोन उसको दिया है, आपने खुद उसका करियर बर्बाद कर दिया और उम्मीद लगाते हो कि मेरे बेटा तू पढ़। वो पढ़ रहा है तब भी मोबाइल के विचार आ रहे हैं और एक बार आउट ऑफ ट्रैक उसका कांटेक्ट हो गया तो मुझसे लिखवा लो, वो करियर में कुछ नहीं बन पाए। इस बात को समझना आपके लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए जरूरी है। क्योंकि एक लड़की मेरे पास क्लास में आई, उसने मुझे कंप्लेंट किया, सर आपका क्लास करके तो मैं मोबाइल लिमिट में चलाती हूँ, और प्रॉब्लम ये है कि अब्बा शाम को 9:30 बजे से 12:30 तक मोबाइल चला रहे हैं। तो सर अब्बा को कैसे कंट्रोल करें? अब ये प्रॉब्लम अब्बा का भी, ऐसा ना हो मम्मी का भी प्रॉब्लम है। कुछ मम्मी सुबह सवेरे गेम खेलती और फिर बोलते मेरा बेटा तू गेम मत खेल। We should understand these things. If we want to make a career, we have to understand these things. मुझे इशारा मिल गया है, मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं बोलता रहता हूँ। आज के लिए इतना रखते हैं, जितनी भी बातें हमने
न करो, एक चीज करना कि बच्चों को मोबाइल नहीं दोगे तो 3 दिन लगातार रोएगा, और बच्चों को तालीम, एजुकेशन, तरबियत नहीं दोगे तो आपके मरने के बाद भी रोएगा। वेरी नाइस, तालियों से और एक बार सरकार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और सर ने काफी बेहतरीन अंदाज में बच्चों की तरबियत पर कहा। अब मैं लास्ट सेशन के ऊपर आता हूँ, जिसके लिए बच्चे बहुत देर से